हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स अपकमिंग जून में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ कॉन्सेप्ट वाइज पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। ठीक है, अभी तक हमारी 76 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें हमने 3 यूनिट्स को पूरा कवर कर लिया है। लास्ट क्लास से यानी कि क्लास नंबर 76 से हमने स्टार्ट की है हमारी नई यूनिट, कौन सी, जो कि है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, ये थोड़ी सी क्या है, वाइड है, लेकिन हम इसको इस तरीके से इफ़ेक्टिवली पढ़ेंगे कि जो मेन टॉपिक्स आपके क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो आपको आने बहुत मस्ट है, वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे कवर अप करवाऊँगी। ओके ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उसके साथ ही मैं बता दूं कि जितनी भी क्लासेस होती हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं क्लासेस लेक्चर लेने के लिए, तो मैं बता दूं कि डेली जो टेलीग्राम चैनल है ना फिलर फॉर्म का, उसके ऊपर जो भी क्विज होती है, जो भी नोट्स हैं वो जो कराए जाते हैं अपलोड, और साथ में जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मस्ट है कि आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जो कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ना, ताकि टाइम टू टाइम आप अपडेटेड रहो, पीछे ना रहो, कोई भी क्लास आपकी छूटे ना, और सारी जो नोट्स हैं वो भी आप कलेक्ट करने में क्या रहो, कलेक्ट करने पाओ, और क्या क्विज भी डेली अटेम्प्ट करने पाओ। ठीक है, अभी 3 चीज़ें हो रही है। क्लास अब होती है डेली आपकी 3 बजे, 5 बजे हो जाती है क्विज स्टार्ट, जो चलती है नाइट तक, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो 5 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। ठीक है, और साथ में क्या चल रही है, जो भी क्लास होती है उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। ओके ना, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको प्रिपरेशन के लिए कॉन्सेप्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको आपको ग्रैब करना है। ओके, साथ ही मैं बता दूं कि अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है किसका, जो होगा 18 अप्रैल से, यानी आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, क्या कि जो भी पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन जिनकी पेंडिंग रह गई है किसी रीज़न से, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर फर्स्ट की आपके लिए मान के चलिए कि 40 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या क्या रहेगा आपके लिए अवेलेबल रहेगी 11 बजे कॉन्सेप्ट की क्लास, थ्योरी की क्लास पेपर फर्स्ट की। ठीक है, जहाँ पे आपको इफ़ेक्टिवली जो टॉपिक्स हैं हर एक यूनिट के, जो यूनिट 10 है पेपर फर्स्ट की, उनके आपको कवर अप करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगी 2 बजे प्रैक्टिस सेशन पेपर फर्स्ट का, जिसमें MCQs, लास्ट ईयर्स के PYQs और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और फिर आपकी 9 PM रहेगी DI और मैथ्स की क्लास। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका न्यूमेरिकल या मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और इसके साथ ही आपको पता है कि पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं जनवरी से। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं पेपर 2 के इन सब्जेक्ट की। ठीक है, तो 12 बजे होती है हिंदी की क्लास, आफ्टर दैट 1 PM हिस्ट्री की, और 3 बजे कॉमर्स की हमारी क्लास चलती ही है, और 6 PM रहती है संस्कृत की क्लास। ठीक है, तो पेपर 2 का भी एक बार मैंने जो बोल सकते हैं शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर दीजिएगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो उनको पता ही है कि डेली 3 PM क्लास हमारी यहाँ पे चलती है। ओके, चलिए अब आते हैं हमारी मेन टॉपिक पे। मैंने बताया अभी चल रही है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग। ठीक है, सभी को पता है, लास्ट क्लास जिन्होंने देखी होगी उनको अच्छे से पता चल गया होगा कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ेंगे हम
यूनिट 2 अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, कल मैंने डिस्कस किया था, तो क्लास नंबर जो 76 है वहाँ से आप जो 10 चैप्टर्स में हमने अकाउंटिंग को डिवाइड किया है तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट अभी हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, कल की क्लास में मैंने आपको रोड मैप बता दिया था। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का, जो कि है बेसिक अकाउंट प्रिंसिपल्स, बुनियादी लेखा सिद्धांत। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। हमने जाना था कि अकाउंटिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, समराइज, एनालाइज और रिपोर्टिंग की जाती है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी। राइट, ये हमने डिटेल में समझा था और हमने अकाउंटिंग साइकिल को भी समझा था। क्लियर है, आई होप सभी को समझ में आ गया था। अब आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरा आपका बेसिक है, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकली है, तो इसमें बस जो पॉइंट्स हैं उनको आपको थोड़ा सा क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो जो मैं मेन पॉइंट्स है, मेन टॉपिक्स है, वो आपके लिए चैप्टर फर्स्ट के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, जानेंगे हम कि नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों आवश्यकता होती है किसकी, अकाउंटिंग की, ये हम समझेंगे। द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी गिवन एज फॉलोज। कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेखांकन की आवश्यकता और उद्देश्य को हम जानेंगे, जो आगे निम्न जो बिंदु हैं उनके अनुसार हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट से अगर स्टार्ट किया जाए तो क्यों होती है लेखांकन की आवश्यकता, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जी हाँ, ये हमने पढ़ा था किसमें, जो अभी हमने मीनिंग पढ़ा था उसी में। राइट, कि जितने भी क्या होते हैं आपके, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फाइनेंशियल, ठीक है, जितने भी लेन देन होते हैं उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग की जाती है। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, अकाउंटिंग की, लेन देन की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग के लिए। क्लियर है सभी को। फिर नेक्स्ट है लाभ और हानि के निर्धारण के लिए। जी हाँ, एक बिजनेस में कितना क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस होता है, जो हमने क्या किया है, पैसा लगाया है, फिर हमने इन्वेस्ट करके उसमें क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, प्रोडक्ट को बनाया या सर्विस डिस्ट्रीब्यूट किया, व्हाटएवर, उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। लाभ और हानि का निर्धारण करने के लिए हमें जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसकी नीड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, जो कर होता है, टैक्स हमें भरना पड़ता है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। आपको पता है हर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, कल मैंने पूछा था फाइनेंशियल ईयर पर किस किस ने जवाब दिया, मुझे कोई बताएगा। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। 1 अप्रैल टू 31 मार्च पर ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो हमें टैक्स रिटर्न तैयार करना पड़ता है ना, टैक्स फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी भी पूरी प्रोसेस के लिए जो भी सिस्टमेटिक हमारे पास रिकॉर्ड्स होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। फिर ही तो हम देखते हैं कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया है और उसमें से कितना हमारा टैक्स लगेगा। आपको पता है टैक्स के लिए अलग अलग रेट्स डिसाइड होती हैं। राइट, जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो टैक्स जो है उसकी भी तैयारी करना है। ठीक है, कि कितना कर निर्धारण करना है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी नीड पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वित्तीय संस्थान को आवश्यक जानकारी प्रदान करना। मतलब देखिए, जो भी मान लीजिए आपकी फर्म है, ठीक है, उसमें कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, या तो आपके साथ मिलके जितने भी मान लो शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वो आपकी फर्म में आके इन्वेस्ट करना क्यों चाहेंगे, जब उनको पता होगा, क्या पता होगा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ योर फर्म, ऑफ योर बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ रन कर रहा है। अब आज देखिए, हमें पता होता है कि मारुति के शेयर्स इतने हैं, टाटा के जो हैं शेयर्स इतने हैं, रिलायंस के इतने हैं, अलग अलग कंपनी के। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर में पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे करेंगे इन्वेस्ट, जब उनको क्या पता होगी,
पूरी जानकारी होगी। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स बोल दीजिए या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, पूरा रिकॉर्ड्स हमें रखने पड़ते हैं। उसके लिए पूरी अकाउंट्स की जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस करने की हमें नीड होती है एक बिजनेस को, एक फर्म को। क्लियर है? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? इनको आपको अंडरस्टूड करके माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है? तो उससे आपको क्या रट्टाफिकेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप ऐसे मान के चलो आपका बिजनेस रन हो रहा है। अब हमें क्यों अकाउंटिंग प्रोसेस करनी है, क्यों किसी अकाउंटेंट को हायर करके टैली में उससे काम करवाना है, क्यों? इन सब जो पॉइंट्स हैं इनके लिए, कि अलग अलग जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, बोलता है द डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति का चित्रण। तो वही बात कि आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब किससे पता चलता है? ये पता चलता है जितने भी आपने क्या किए हैं, ट्रांजैक्शंस किए हैं, उनको रिकॉर्ड किया है, फिर उनको समराइज करके, उनको एनालाइज करके एक रिपोर्ट, एक डेटा कलेक्ट किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी फर्म कहाँ पे सिचुएशन का, मतलब क्या सिचुएशन है आपके फर्म की, अभी कहाँ पे है आपकी जो फर्म है उसकी वित्तीय स्थिति कौन सी दशा में है। क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण। अब मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, फिर आपकी रिटर्न कब तक आती है? अगर कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड्स नहीं किया जाएगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको, तो फिर आपका कंट्रोल कैसे होगा बिजनेस के ऊपर? अब आपने तो पैसा लगा दिया, पर ये जानना कि आपने जो पैसा लगाया है वो वर्थ है या नहीं है, वो काम करके आपको रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आप क्या करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसको करोगे तब। तो इसलिए क्या ज़रूरी है? व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ठीक है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल ओवर बिजनेस के लिए ज़रूरी है जो अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना हर एक बिजनेसमैन को, हर एक फर्म को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वही जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। मान लीजिए कोई पार्टी है जो आपके साथ क्या करना चाहती है, आपके साथ जुड़ के काम करना चाहती है, अमालगमेशन करना चाहती है, ठीक है, या फिर आपकी सब्सिडरी कंपनी बनना चाहती है या व्हाटएवर, ठीक है। तो उसके लिए आपकी फर्म की क्या सिचुएशन है वो उसको पता होना ज़रूरी है, और वो उसको पता किससे चलेगी? जो भी डेटाज हैं लास्ट प्रीवियस ईयर के, कि हाँ भाई ये कंपनी यहाँ पे रन कर रही है, इतना इसने प्रॉफिट कमाया है, ये सब जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके जब रिकॉर्ड्स के थ्रू जब रिपोर्ट बनाई जाएगी तभी से जो इंटरेस्टेड हैं उनको पता चल पाएगा, जो भी इंटरेस्टेड पीपल्स हैं, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनको। क्लियर है? तो ये मेन पॉइंट है किसके, बोलो, कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है लेखांकन की, ठीक है, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंट्स बनाने के, किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेस में क्या मतलब क्यों की जाती है अकाउंटिंग प्रोसेस, ये हमने जान लिया है। ये ऑब्जेक्टिव्स जो मेन पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो एक टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसके बारे में, कि क्या क्या मेन फीचर्स हैं, किसके अकाउंटिंग के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं लेखांकन की, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला है कि लेखांकन जो है वो एक विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है, ठीक है। बोलता है कि अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। जी हाँ, देखिए अब आर्ट किस तरीके से है इसको समझते हैं, ठीक है। आर्ट किस तरीके से है, बोलो। आर्ट में क्या होता है कि एक जो बिजनेस है, एक फर्म है, वो क्या करेगी, बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्या करेगी, बेस्ट वे से क्या करेगी, थिंग्स को करेगी फॉर इफ़ेक्टिव एकम्प्लिशमेंट ऑफ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स, कि जो भी एक फर्म को ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिए वो इफ़ेक्टिव क्या करेगी, एकम्प्लिशमेंट करेगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग आर्ट है किसकी, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको, और साथ में उनको क्या करना, इंटरप्रेट करने की, और उससे जो नेट रिज़ल्ट निकल के आता है
वो और साथ में कम्युनिकेटिंग देम टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। देखिए ये एक आर्ट है कि आप एक अपनी फर्म की जो सिचुएशन है उसको अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी क्लासीफाइंग, उनकी समराइजिंग और फिर उनको इंटरप्रेट करके किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको अपने फर्म के बारे में बता सकते हो, जो डेटा आपने अकाउंटिंग प्रोसेस से तैयार किए हैं उस बेसिस पे। ठीक है, तो ये तो हो गई आर्ट। ठीक है, अब बात करें अगर साइंस की, तो देखिए क्या है कि साइंस में क्या होती है, एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है ऑफ नॉलेज जो बेस्ड होती है किस पे, कुछ निश्चित सिद्धांतों और नियमों पे। राइट, तो जो अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है, वो भी क्या है, बेस्ड है किस पे, कुछ सिद्धांतों पे, कुछ नियमों पे। ठीक है, कुछ जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स होते हैं कि आपको वही लागू करना होता है हर एक बिजनेस को, फर्म को। ठीक है, तो जो सिद्धांत पे बेस्ड है अकाउंटिंग, इसलिए क्या है, अकाउंटिंग एक साइंस भी है, एक विज्ञान भी है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट विशेषता कि अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑल्सो। क्लियर है सभी को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट विशेषता है अकाउंटिंग की, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। यानी अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, अकाउंटिंग के अंदर ओनली जो भी वित्तीय लेन देन है सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ओनली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उन्हीं को क्या किया जाता है, पहचान उन्हीं की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्य विशेषता है किसकी, अकाउंटिंग की, कि आइडेंटिफाई ओनली दोज ट्रांजैक्शन, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, वित्तीय प्रकृति के हैं। ठीक है, और जिनको क्या किया जा सकता है, मनी में, एज ए पैसों में क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो अकाउंटेंट है उसको मस्ट आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में पहचाना जाता है जो किसके होते हैं, जिनको पैसों में मापा जा सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड। अब देखिए 20,000 का जो माल है वो खरीदा गया। अब 20,000 को हम पैसों में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी जो 20,000 रुपये का जो गुड्स है वो बेचा गया किस पे, उधार पे। तो इसको भी हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में। ठीक है, या फिर 2,000 रुपये रेंट के पे किए, 1,000 रुपये कमीशन के पे किए। ठीक है, या 50,000 रुपये की असेट खरीदी। तो ये सभी किस में रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो हम क्या बनाएंगे, जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे उनके अंदर। तो जितने भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस में करते हैं आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी मनी में, टर्म्स ऑफ मनी में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। क्लियर है सभी को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वही कि जो भी पैसों में होंगे ना उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, नॉट इन यूनिट्स। जो मात्रा में होंगे उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। अब देखिए जो रिकॉर्डिंग है वो बेसिक फंक्शन है किसका, अकाउंटिंग का। अब हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं क्या, प्राइमरी बुक्स कौन सी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने अकाउंटिंग साइकिल में बताया था कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो आकार है, जो साइज है, वो अगर स्मॉल होता है या फिर विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, यानी सीमित लेन देन होते हैं, तो सिर्फ एक ही बुक है उसका यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है, बट अगर क्या होता है, जो फर्म का जो आकार है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या की जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सिडरी बुक्स हैं, सहायक जो बुक्स हैं, सहायक भइयों को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे कि कैश बुक हो गई, कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शंस आएंगे। परचेज बुक हो गई, जिसमें जो भी उधार पे क्या किया जाता है, गुड्स खरीदे जाते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस आएंगे। फिर सेल्स बुक हो गई, जिसमें क्या आता है, यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, यानी जो हम उधार माल सेल करते हैं वो इसमें आते हैं।
ये जो बुक्स है ना, इन दिस बुक्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मनी में होते हैं, ठीक है, मात्रा में नहीं होते हैं, वो मनी में कंसीडर किए जाते हैं। आई बात समझ में? फॉर इंस्टेंस इफ़ अ बिजनेस पोजेसेस अ बिल्डिंग, मान लीजिए कि एक बिजनेस ने क्या किया, बिल्डिंग है वो खरीदी, 5 मशीन खरीद लिए, 4 कंप्यूटर खरीद लिए, कुछ फर्नीचर खरीद लिया, कुछ गुड्स ले आए, ठीक है। लेकिन इनकी अगर इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि कौन सी मशीन कितने की आई है, कौन से कंप्यूटर्स कितने के आए हैं, कौन सा जो फर्नीचर है उसकी कितने मूल्य लगा है, चाहे वो सेल किया हो चाहे वो परचेज किया हो, अगर ये मनी में इनको मतलब कंसीडर नहीं किए गए हैं तो इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, किसमें? ना तो जर्नल में, ना ही सब्सिडरी बुक्स में। ओके, तो रिकॉर्डिंग जो होती है वो किस में होगी? इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट है, ये देखिए अभी जो बेसिक है ये हमने 11th और 12th क्लास में पढ़ा है, अगर सभी को याद हो तो, ठीक है। सभी रेज हैंड करेंगे जिनको भी लर्न है ये चीज़ें, ठीक है। बाकी जिनको लर्न है उनके लिए रिमाइंडर हो रही है, रिवीजन हो रहा है, और जिन्होंने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उनको फिर से क्या अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी जो फीचर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से डायरेक्ट आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो है अकाउंटिंग के, तो ये आपको पता होना ज़रूरी होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या बनाए जाते हैं? खाते तैयार किए जाते हैं। जैसे हमने रिकॉर्ड कर लिया किसमें? जर्नल में। अगर वही कि अगर छोटा आकार है फर्म का तो जर्नल में, और बड़ा आकार है तो सब्सिडरी बुक में, ठीक है। अगर जो खाते, जो ट्रांजेक्शन्स जो है, जो लेन देन, वो एक जैसी प्रकृति के होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं, उनको एक ग्रुप में क्या कर दिया जाता है? एक ग्रुप में रख के एक जगह पे एक खातों में दर्शा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है क्लासिफिकेशन, हम बोल सकते हैं वर्गीकरण, ठीक है। ये क्यों होता है? ये आवश्यक हो जाता है बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, यानी सिर्फ हम जर्नल में जो हमने रिकॉर्डिंग की है उस बेसिस पे हम जो पूरी की पूरी सूचना है उसको पहचानने नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेयर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट द सेम प्लेस, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो लेन देन है वो एक जगह पे किए जाएंगे। जैसे कि राम अ कस्टमर ऑफ द बिजनेस बाय सम गुड्स, यानी राम है जो कि कस्टमर है किसका? एक बिजनेस का, जिसने क्या किया? कुछ सामान खरीदा है और कुछ मनी पे कर दिया है। एंड ऑल्सो रिटर्न सम गुड्स, और उसने रिटर्न भी किया है वापस जो गुड्स है उसको, ठीक है। तो दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जनरल ऑन डिफरेंट पेजेस ऑन डिफरेंट डेट्स। तो अब देखिए राम एक ही है, ठीक है, लेकिन उसने अलग अलग जो डेट्स हैं उस पर क्या किया? पहले गुड्स खरीदा है, फिर उसने क्या किए हैं? पैसे दिए हैं, फिर उसके बाद उसने रिटर्न भी किया है, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बिजनेसमैन के लिए ये जानना अबाउट द स्टेटस ऑफ राम, कि राम का स्टेटस क्या है जब वो चेक करेगा राम का स्टेटस। तो इसके लिए जो राम है ना उसका एक अलग से जो खाता है वही तैयार कर दिया जाता है, सेपरेट अकाउंट बना दिया जाएगा पर्टिकुलर जो भी राम मान लीजिए या कोई भी कस्टमर है उसका, ठीक है, जिससे क्या होगा? वी कैन ईजीली फाइंड आउट हिज स्टेटस, उसका जो स्टेटस है वो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसने कितना परचेज किया था, फिर उसने कितना पैसा दे दिया है, कितना उधार है, और उसके बाद उसने कितना रिटर्न किया है। राइट, क्लियर है? जैसे कि जो अमाउंट्स ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड टू हिम, गुड्स विच वर रिटर्न बाय हिम, जो उसने रिटर्न किया है, जो उसने बेचा है, या फिर उसने जो खरीदा है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग से सेपरेट अकाउंट्स बना दिए जाएंगे पर्सन्स के, किसी व्यक्ति के, या फिर असेट के भी, ठीक है। परचेज का, सेल्स का, इनकम का, एक्सपेंसेस का अलग अलग जो खाते हैं वो तैयार कर दिए जाएंगे, ठीक है। दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सो एज टू पुट द इंफॉर्मेशन, ताकि क्या हो? सूचनाएं हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई करने पाएँ। और इस जो अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं जर्नल से क्लासिफिकेशन करके, जो इन्फॉर्मेशन जर्नल में आती है वहाँ से हम क्लासिफिकेशन करके जब हम अलग अलग खाते तैयार करते हैं, किसके? पर्सन्स के, असेट्स के, परचेज के, सेल्स के,
तो इसको हम बोलेंगे क्या, बोलो, लेजर। ठीक है, तो जर्नल के बाद हम क्या करेंगे, लेजर करेंगे। आ गया समझ में? क्या, यानी फर्स्ट हो गया जर्नल, फिर हमने देख लिया लेजर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम परिणामों का सारांश या गणना करेंगे, समराइजिंग और कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी लेजर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी आफ्टर ओपनिंग डिफरेंट अकाउंट्स, हमने लेजर बना लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स खोल लिए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर किया जाएगा तलपट, जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज बैलेंसेस। जो लेजर में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हम तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस तलपट। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस नाम सुना है ना आपने, सभी ने बनाया है 11th क्लास में, याद है ना सभी को? तो जो ट्रायल बैलेंस है ना वो हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना उनमें, अब देखिए हम लेजर में भी देखेंगे तो लेजर के बेस पे हमने और ज़्यादा क्लासिफाइड करके एक बना लिया ट्रायल बैलेंस। उसके बेसिस पे जब फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, तो उनके लिए ये क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस सहायता करेगा। ठीक है, अब देखिए जो ट्रेडिंग और जो P&L अकाउंट है, नाम सुना है सभी ने। ठीक है, लाभ और हानि खाता, ठीक है, व्यापारिक खाता, है ना, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नेट रिजल्ट। वेयर इज बैलेंस शीट क्या करती है, दिखाती है कि एक फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, एक बिजनेस की। ठीक है, तो जितने भी अंतिम खाते हैं, फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं, कंटेंट्स, वो क्या करते हैं, समरी एज है। हमने क्या किया, पहले क्लासिफिकेशन किया, अब हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज कैसे करेंगे, फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जो क्या शो करेंगे, नेट रिजल्ट, कि कितनी हानि हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और तैयार करेंगे बैलेंस शीट, जो क्या शो करेगी कि एक फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो वित्तीय स्थिति है, वो क्या है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हम तैयार करेंगे किसकी हेल्प से करेंगे, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से करेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, सबसे क्या किया, सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि एक फर्म है उसमें क्या क्या लेन देन हो रहे हैं। राम ने खरीदा है माल, बेचा है माल, रिटर्न किया है माल, उधार पे खरीदा है, कैश में खरीदा है, फर्नीचर खरीदा गया है ना, ये सब हमने पहचान लिया। फिर हमने क्या की, रिकॉर्डिंग। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या किया, हमने जो भी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की थी उसको हमने रिकॉर्ड किया, किसमें, अगर छोटा आकार है बिजनेस का तो जर्नल में, और अगर बड़ा आकार है बिजनेस का तो सब्सिडरी बुक्स में, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, है ना, ये सब हमने पढ़ी थी। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कैसे करेंगे, जो भी जर्नल में एंट्रीज हुई हैं उनके बेसिस पे हम अलग अलग जो हैं वो अकाउंट्स तैयार करेंगे। जैसे राम का अलग हो गया, परचेज का अलग हो गया, पर्सन का, जैसे पर्सन तो राम ही हो गया, असेट्स का अलग हो गया, इनकम का, एक्सपेंसेस के अलग अलग अकाउंट्स हम तैयार करेंगे। उसे हम बोलेंगे क्या, क्लासीफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग हो गया इतना। उसके बाद हम करेंगे समराइजिंग, और अभी मैंने आपको समझाया कि समराइजिंग में क्या करेंगे, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे ना उनका एक हम स्ट्रक्चर, उसका एक ढांचा बनाएंगे, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे ही हम बोलेंगे पूरी की पूरी, क्या बोलो, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको मीनिंग किसका, आइडेंटिफाई का, रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का और समराइजिंग का। समराइजिंग में फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे जिसमें ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट होता है, किसकी मदद से, ट्रायल बैलेंस की मदद से। फिर नेक्स्ट है, बोलो क्या, एनालाइज। अब इतना हमने देख लिया, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। उसके बाद क्या किया जाएगा, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, यानी कि विश्लेषण और व्याख्या की जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब फाइनल अकाउंट्स हमने तैयार कर लिए, बट कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पे क्या नहीं कर पाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है,
तो उन जो डेटा है जो फाइनल अकाउंट से हमने निकाले हैं कि बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है, एक फर्म की बैलेंस शीट के माध्यम से हमने देखा है, ठीक है। लेकिन कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट से एनालाइज करेंगे, उनका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे किसको, उसके लिए देखेंगे जो रेशियोज़ हैं, जो परसेंटेज है या फिर रिलेशनशिप है किसमें, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि पिछले साल के जो बैलेंस शीट है उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, इस बार इस साल में कितनी बैलेंस शीट में क्या आया है। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे फर्म का कि पिछले साल एक फर्म का प्रॉफिट इतना था, इस साल इतना है, यानी फर्म ने इतना प्रॉफिट और अर्न किया है पिछले साल के मुकाबले। तो इन सब के लिए क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा किसको, जो फाइनल अकाउंट्स के डेटाज हैं उनको, किसके लिए, टू मेक अ साउंड स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर, ताकि क्या हो कि आगे के लिए फिर और ज़्यादा रणनीति बनाई जा सके बिजनेस के द्वारा, फर्म के द्वारा, कि उसका टारगेट ये रहेगा कि इस साल इतना पोजीशन थी हमारी, अगले साल इससे ज़्यादा हमें बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो डेटा जो हमने निकाले हैं किससे, जो फाइनल अकाउंट्स बना के उनको फिर हम एनालाइज करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। फंड फ्लो जो हम पढ़ेंगे ना, ये फंड फ्लो हो गया, कैश फ्लो हो गया और रेशियो, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद जब हम डेटा का एनालाइज करते हैं तो उसी के लिए ये चीज़ें तैयार की जाएंगी, ठीक है। तो एक एक टॉपिक है इनका, फंड फ्लो का, कैश फ्लो का, जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब लास्ट विशेषता क्या है किसकी, अकाउंटिंग की, कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी रिजल्ट हमने निकाला है एनालाइज करके, ठीक है, डेटा को एनालाइज करके हमने जो भी रिजल्ट निकाला है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो क्या करना चाहती है, हमारी फर्म की तरफ इंटरेस्टेड हो रही हैं, वो हमें इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। अब मान लीजिए हर साल जब फाइनेंशियल ईयर आता है तो आपको ना रिपोर्ट या डेटा मिलते होंगे किसके, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो IPOs निकालती हैं, ठीक है। तो अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि भाई हाँ ये कंपनी यहाँ रन कर रही है, तो वो कौन बता रहा है, वो खुद कंपनी बता रही है। कहाँ से बता रही है, पहले उसने आइडेंटिफाई किया अपने ट्रांजैक्शन को, फिर उनको क्लासीफाई किया, फिर समराइज़ किया, फिर उसने एनालाइज किया और अपनी एक रिपोर्ट बना दी, जिसको वो क्या कर सकती है, वो दिखाएगी अपने इन्वेस्टर्स को कि ये हमारा बिजनेस है, फर्म है और ये हमारी फर्म की सिचुएशन है, ठीक है। जो क्या काम आएगी, एप्रोप्रिएट डिसीजन में बी टेकन फॉर द फ्यूचर। जो पार्टीज़ हैं वो इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए कुछ डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगी, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हैं किसकी, अकाउंटिंग की। आई होप आपने समझा होगा कि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप अकाउंटिंग प्रोसेस खुद कर रहे हो, अकाउंटेंट समझो अपने आप को, ठीक है। एक बिज़नेस का, अपने बिज़नेस का अकाउंटेंट, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि भाई आप देखो एक बिज़नेस पे बैठे हो, चाहे आपका कोई भी बिज़नेस हो किसी भी तरीके का, अब उसमें लेन देन चलेगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। लेन देन को जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। अब एक साल आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरी प्रक्रिया को तो अपनाना पड़ेगा ही। तो वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरे जो विशेषताएं हैं वो आज हमने डिटेल में डिस्कस की है। क्लियर है सभी को? आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है कि क्यों आवश्यकता होती है अकाउंटिंग की। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया कि एक बिज़नेस के लिए, फर्म के लिए अकाउंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और फिर किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, किन किन विशेषताओं को लेके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो भी हमने डिटेल में समझ ली है। क्लियर है ना सभी को? अभी अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में कि बताओ क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, क्यों होती है अकाउंटिंग, तो यू कैन बी एबल टू, आप उन्हें बताने में क्या रहोगे, समर्थ रहोगे, ठीक है। यू कैन एबल टू टेल देम, राइट। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है। किसके लिए करना है, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। क्लियर है सभी को? आई होप अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए
अब कल की क्लास में बात करेंगे आगे जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अवधारणाएं हैं जिनके बेसिस पे क्या होता है, हर एक फर्म को क्या अपने उसी बेसिस पे अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करने होते हैं। तो उन अवधारणाओं को हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात कर लेते हैं डेली जो आपको होमवर्क मिलता है 5 क्वेश्चन का एज अ क्विज, उनके सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो लास्ट जो क्विज हुई है वो है आपकी क्विज नंबर कितनी, बोलो, क्विज नंबर 16। ठीक है, तो आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर ली होगी। तो अभी मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जिससे क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स को भी डाउट है कि ये सही होगा या ये यही, तो उससे क्या होगा, आपका जो टर्म्स है 5 वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका जो क्विज नंबर 16 है, उसके अंदर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गैर परिचालन व्यय इनमें से कौन सा है। तो देखिए, जो सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सभी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या है, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। तो आप सर्च आउट करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको वैसे नाम से भी समझ में आ रहा होगा, ऑपरेटिंग मतलब जो परिचालन खर्चे होते हैं, जो परिचालन, व्यवसाय के परिचालन में ऑपरेटिंग में एक्सपेंसेस होते हैं, उनको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और बाकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि न्यूमेरिकल था आपके लिए। ठीक है, यूनिट 2 में से जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक टॉपिक है गुडविल का, ख्याति का। ठीक है, तो उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जिनको ऑलरेडी आता है तो उन्होंने ये सॉल्व ज़रूर किया होगा। तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, की जो गुडविल है वो बढ़ जाएगी, बढ़ने की संभावना है 9,000 रुपये से। ठीक है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है तो उनके लिए करेक्ट आंसर मैंने बता दिया है। बाकी इसको डिटेल में जब हम गुडविल समझेंगे इसी यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 2 में, तो आपको और क्लियर अच्छे से मैं कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पूछा है इफ़ देयर इज म्यूचुअल इन डिविडेंड्स बिटवीन द ट्रांसफरर कंपनी एंड द ट्रांसफरी कंपनी इन बिजनेस कॉम्बिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी बोला है कि यदि व्यवसाय संयोजन में जो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी कंपनी है उनके बीच अगर क्या है, उनके बीच कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है, तो फिर इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ए, कौन सा बोलो, कि नो ऑप्शन इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी बुक्स में आपको कोई भी जो एडजस्टमेंट है वो करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी इसी यूनिट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे जो है अमालगमेशन का, जिसमें से ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पूछा गया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी डन बाय, यानी कि लाभ मात्रा अनुपात में सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे ना, उसी में से ये क्वेश्चन आया है पीवी रेशियो का। ठीक है, तो इसमें ये जो तीनों जो ऑप्शंस है ना वो बिल्कुल करेक्ट है कि हम सेलिंग प्राइस को बढ़ा के, या फिर जो अल्टरिंग है सेल्स मिक्सचर का, बिक्री मिश्रण बदल के, या फिर रिड्यूसिंग करके वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, कि जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र है वो एक ऐसा विषय है, ये तो सभी का क्लियर हुआ होगा, करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है कि व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर
सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि डील्स विद द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, यानी जब भी व्यापार में निर्णय लेने के लिए जो अर्थशास्त्र की थ्योरीज हैं उनको जब यूज़ किया जाता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था राइट, जब बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ध्यान में रखना, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। क्लियर है सभी को? तो ये 5 क्वेश्चंस है जिनको आपको सॉल्यूशंस भी पता चल चुके हैं, इनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ओके ना। नाउ इट्स टाइम फॉर फीडबैक एंड योर अटेंडेंस अपीयरेंस। सभी अटेंडेंस लगा देना, किसको? लाइक बटन को प्रेस करके आपकी अपीयरेंस का मुझे वहाँ से पता चल जाएगा। और साथ में मुझे ज़रूर बताइए कि यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट में आप बताओगे, ओके ना। साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट आता है एनटी के द्वारा कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाएगी। तो तैयारी करते रहिए अच्छे से, और साथ में जो क्लास होती है डेली उसके नोट्स आप कलेक्ट कर लेना, कहाँ से? जाके वेबसाइट के ऊपर। बाकी आपको पता ही है डेली क्विज आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी कोई भी क्वेरी डाउट हो, साक्षी गोस्वामी मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप करके भी डाउट या क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो। उसके अलावा आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से भी आप डाउट और क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांगफुली कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो सभी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप preparing, bye, take care।